हेलो दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान का मॉडल प्रश्न पत्र शुरू कर रहे हैं। जिस मॉडल प्रश्न पत्र में 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन खंड अ में और खंड ब में वर्णनात्मक फर्स्ट और वर्णनात्मक सेकेंड, वर्णनात्मक फर्स्ट में 4 क्वेश्चन करने होते हैं। इसी प्रकार से वर्णनात्मक सेकेंड में भी 4 क्वेश्चन करने होते हैं। उसके बाद मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन इतिहास से संबंधित और 5 क्वेश्चन भूगोल से संबंधित मानचित्र को भरना होता है। आज हम खंड अ में जो ओ मार्कशीट पर 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय के रूप में भरना होता है, गोले को काला करना होता है, उससे संबंधित बात करेंगे। अर्थात जो क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ चुके हैं या आने की संभावना है उसको हम आज बताएंगे। जैसे हम शुरू कर रहे हैं पहले क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है और आने की संभावना भी है। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे हैं मार्कर से लिखा हुआ है कि जर्मन संस्कृति में बोक्सजिस्ट का क्या अर्थ है। तो जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें पहला विकल्प है राष्ट्र, संविधान, तीसरा विकल्प है आम जनता और चौथा विकल्प है संसद। तो जर्मन संस्कृति में बोक्सजिस्ट का अर्थ होता है आम जनता। ऐसे बच्चों आपको बता दें, केवल आम जनता ही इसका अर्थ नहीं है, इसका अर्थ लोक भी होता है, राष्ट्रीय भावना भी होती है और राष्ट्र की आत्मा भी होता है। अतः इन तीनों शब्दों में से आम जनता, राष्ट्र की आत्मा और लोक कोई भी विकल्प में दे तो वही सही है। अतः आम जनता विकल्प तीसरा सही है। इसलिए आप ओ मार्कशीट पे ग विकल्प को सही करेंगे, गोले को काला करेंगे। दूसरा प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह पुस्तक बहुत ही चर्चित है, कई बार अन्य कंपटीशनों में भी पूछा गया है। चूंकि आपके सिलेबस में है तो पूछना स्वाभाविक बात है। इसका पहला विकल्प है सरदार पटेल, गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, जिसमें महात्मा गांधी सही है। हिंद स्वराज की रचना या पुस्तक लेखक महात्मा गांधी है, जिन्होंने 1909 में हिंद स्वराज को लिखा था। यही नहीं, महात्मा गांधी की एक दूसरी पुस्तक एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इनकी आत्मकथा है जिसको हिंदी में सत्य का प्रयोग कहा जाता है। और सत्य का प्रयोग जो उनकी आत्मकथा है उसको उन्होंने 1925 से लेकर के 1929 तक लिखा था। अतः महात्मा गांधी तीसरा विकल्प सही है, ग या थर्ड। तो ओ मार्कशीट में ग विकल्प को सही करेंगे, पूरा काला करेंगे। तीसरा प्रश्न आता है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको आप यूएनओ यूनाइटेड नेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको बता दें यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। कभी कभी WHO इसका भी मुख्यालय पूछ लेता है, लेकिन इसमें पूछा है आपके सिलेबस के अनुसार
कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कभी कभी स्थापना वर्ष भी पूछ लिया करता है, इसलिए आप यह भी जानिए कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध पूछ रहा है तो द्वितीय विश्व युद्ध भी पूछ सकता है। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, कब समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, कब समाप्त हुआ, इसको भी जानना चाहिए, क्योंकि अगर प्रथम पूछ सकता है तो द्वितीय विश्व युद्ध भी पूछ सकता है। तो विकल्प है 1914, 1939, 1919 और 1942। ये चारों सन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड या रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, लागू हुआ था। यही नहीं, 1942 में भारत में स्वतंत्रता के लिए भारत छोड़ो आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था। अतः विकल्प 1914 सही है। इसलिए ओमार शीट पे पहला विकल्प जो गोला है इसको पूरी तरह से काला करेंगे। अब हम चलते हैं पांचवें विकल्प पे। पांचवा प्रश्न है 1785 में सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो जो विकल्प दिया हुआ है उस विकल्प में हारग्रीव्ज, रीडले, स्टैनली और चौथा विकल्प जोहन है। तो यह जानिए कि 1785 में एक कारपेंटर इंग्लैंड के लंकाशायर शहर में कारपेंटर का काम करने वाले और सूत काटने वाले राजमिस्त्री थे। राजमिस्त्री कहिए या तकनीशियन कहिए, उनका नाम था जेम्स हारग्रीव्ज। जेम्स हारग्रीव्ज उन्होंने नई मशीन, सूत काटने वाली नई मशीन का आविष्कार किया था, जिस मशीन का नाम था स्प्रिंग जेनी। अतः पांचवें क्वेश्चन का विकल्प फर्स्ट सही है। अब हम चल रहे हैं छठवां क्वेश्चन पे। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई। तो यह जो विकल्प दिया हुआ है उस विकल्प के अनुसार संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी। और विकल्प जो दिए गए हैं उस विकल्प के अनुसार विश्व में पहली बार लिखित संविधान अमेरिका में लिखा गया। दूसरी चीज, इसी इंग्लैंड के संसदीय प्रजातंत्र को भारत ने अपनाया है अपने संविधान में, अर्थात भारतीय संविधान में इंग्लैंड के संसदात्मक या संसदीय प्रजातंत्र को अपनाया गया है। इसलिए विकल्प सेकंड सही है। आपको ओमार शीट पर सेकंड को काला करना है। अब हम आ रहे हैं सातवां प्रश्न। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त हैं। तो अवशिष्ट का अर्थ होता है बचा हुआ, जो शेष बच जाए उसको अवशिष्ट कहा जाता है। अब भारतीय संघ मतलब भारतीय संविधान में जो बचा हुआ शक्ति है
जो बचा हुआ अधिकार है वह किसको प्राप्त है? तो विकल्प के अनुसार अवशिष्ट शक्ति संघ को प्राप्त है, अर्थात केंद्र सरकार को प्राप्त है। भारत में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार, उसे प्रयोग करने का अधिकार संघ को है। हालांकि भारतीय संविधान में 3 सूचियां दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनमें संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हो गए हैं। राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। अतः प्रश्न के अनुसार विकल्प द्वितीय या सेकेंड सही है। अब हम आ रहे हैं 8वें प्रश्न पे। भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी है? तो भारत में पार्टियां 2 प्रकार की होती हैं, या कहिए 3 प्रकार की होती हैं, राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी और अन्य पार्टी। तो जिनकी मान्यता चुनाव आयोग से मिली होती है। तो भारत में राष्ट्रीय स्तर की मात्र 6 पार्टियां हैं। भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 8, 6, 9, 4। तो भारत में राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या 6 है। उन 6 का हम आपको नाम बता दे रहे हैं। पहली पार्टी है जो वर्तमान में सरकार में भी है, बीजेपी। दूसरा का इंडियन नेशनल कांग्रेस। तीसरा आप पार्टी जो दिल्ली में सरकार बनाई है। और चौथा बीएसपी। पांचवा एनपीपी और छठवां इंडियन मार्क्सवादी पार्टी। ये 6 पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय पार्टी चुनाव आयोग ने घोषित किया है, माना है। अब हम आ रहे हैं 9वें प्रश्न पे। भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म है। तो आपको बता दें, भारत में राज्य का आधिकारिक धर्म का अर्थ यह होता है कि भारत में जो सरकार है उसका कौन सा धर्म है। जैसे हम लोग मानते हैं, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई इस्लाम को मानता है, कोई ईसाई को, कोई बौद्ध को। लेकिन सरकार का कोई धर्म नहीं है। चूंकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है और भारत के संविधान में कहा गया है कि जो भी सरकार में रहेगा, जिसकी भी सरकार होगी, संविधान के अनुसार वह किसी विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। सब लोग अपने अनुसार अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। वह किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। अर्थात प्रश्न के अनुसार राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। चौथा विकल्प सही है, अर्थात कोई नहीं। अब हमारे 10वें प्रश्न पे। वर्तमान में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपको बता दें, भारत में सामान्य तौर पे 2 प्रकार के स्टेट हैं। एक सामान्य राज्य जिसे पूर्ण राज्य कहा जाता है, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश या क्षेत्र। तो भारत में पूर्ण राज्य 28 हैं और केंद्र शासित प्रदेश या क्षेत्र 8 हैं। बहुत सारे लोगों को यह भ्रम होगा कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में कितना है। तो यह जान लीजिए कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में 8 है, क्योंकि दमन, दीव और दादर एवं नागर हवेली को अब अगस्त 2019 में एक कर दिया गया है। अर्थात वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। यह रट लीजिए, अन्यथा कभी कोई 9 पे, कोई 7 पे
सही करता रहेगा। और सामान्य राज्यों अर्थात पूर्ण राज्यों की संख्या 28 है। लेकिन हमको यह देखना है कि वर्तमान में भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश या क्षेत्र की संख्या कितनी है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अतः आप ओ मार्कशीट में चौथे विकल्प पे काला करेंगे। अब हम आ रहे हैं 11वें प्रश्न पे। निम्न में कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो व्यक्तिगत संसाधन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो विकल्प दिया हुआ है बागान, चारागाह, भूमि और खनिज, इन चारों विकल्पों में से बागान व्यक्तिगत है, चारागाह भी व्यक्तिगत है। लेकिन जिस गुरु जी ने यह क्वेश्चन बनाया है थोड़ा सा गलती उन्होंने कर दिया है। यहां पे भूमि के जगह पे कुआं देना चाहिए, क्योंकि भूमि और खनिज राष्ट्रीय संपत्ति होता है जिस पे राज्य सरकार का अधिकार होता है। लेकिन उन्होंने खनिज को जरूर सही माना होगा। और प्रश्न के अनुसार व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, तो चौथा विकल्प अर्थात खनिज राष्ट्रीय संपत्ति होता है, अतः खनिज संसाधन नहीं होगा। चौथा विकल्प सही है। अब हम 12वें पे आते हैं। किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती का मतलब यह है कि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पे छोटी छोटी क्यारियां बना करके और छोटे खेत बना करके स्टेप बाय स्टेप खेत की जुताई की जाती है और छोटे छोटे भूमि के टुकड़े पे खेती की जाती है। जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, उत्तराखंड हो गया, या जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके हो गए जहां पे पहाड़ हैं, जहां पे पथरीली जमीन है, जहां पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, वहां पे सीढ़ीदार खेती की जाती है। इस हिसाब से पंजाब भी नहीं होगा, उत्तर प्रदेश भी नहीं होगा, हरियाणा भी नहीं होगा, और सही आपका विकल्प उत्तराखंड, चूंकि एक पहाड़ी राज्य है, वहीं पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। अब आप आ रहे हैं 13वें पे। कौन सा खनिज आधारभूत है। तो आधारभूत का अर्थ होता है जो उद्योगों के लिए, जिससे उद्योगों का विकास हो, ऐसा खनिज कौन सा है। तो लौह अयस्क अर्थात सामान्य भाषा में समझिए लोहा। चूंकि लोहा एक ऐसा खनिज है जिससे उद्योगों का विकास होता है या उद्योगों का आधार है, इसलिए आधारभूत खनिज लौह अयस्क होगा। तीसरा विकल्प सही है। अतः आप मार्कशीट में तीसरे विकल्प को पूरी तरह से गोला करेंगे, काला करेंगे। 14वां, परिवहन का कौन सा साधन अति दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो अति दुर्गम का अर्थ होता है जहां पहुंचने में, जाने में बहुत कठिनाई हो, आसानी से वहां पहुंचा नहीं जा सकता। इसलिए ऐसे स्थानों पे, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगल में जाने में आदमी को दिक्कत होता है, ऐसे स्थानों पे जाने के लिए जल मार्ग सही नहीं होता है, रेल परिवहन जा नहीं सकता, स्थल परिवहन कोई विकल्प सही नहीं है। सबसे सही विकल्प या सही तरीके से या इजीली पहुंचा जा सकता है वायुयान द्वारा, वायु परिवहन। अतः सेकेंड विकल्प सही है। वो मार्कशीट में आप सेकेंड पे पूरी तरह से गोले को काला करेंगे। 15वां, देश के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह पतन कौन सा है। तो आप जान लीजिए पश्चिम में गुजरात में कंडला है, कोची केरल है, ये भी पश्चिम में है, मुंबई ये भी पश्चिम में है, लेकिन विशाखापट्टनम
जो आंध्र प्रदेश या पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यही उत्तर सही है। अतः आप 15वें प्रश्न के चौथे विकल्प को पूरी तरह से काला करेंगे, गोले को काला करेंगे। अब हमारा है 16वें पे, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक का प्रति व्यक्ति आय मतलब होता है कि एक व्यक्ति एक वर्ष में कितना कमाता है। जैसे 1 अप्रैल से लेकर के 1 मार्च तक 31 मार्च तक वह कितना कमा लेता है, अर्थात एक वर्ष में कितना कमाता है, उसे प्रति व्यक्ति आय के रूप में जाना जाता है। अब हमारा प्रश्न है कि राज्य के पूरा टोटल पूछ रहा है, राज्य के व्यक्तियों का, तो हरियाणा, बिहार, राजस्थान और मेघालय। मेघालय तो किसी भी दृष्टि से नहीं होगा, राजस्थान भी बहुत गरीब, ये भी नहीं होगा, बिहार भी नहीं होगा, बच गया हरियाणा। हरियाणा का प्रति व्यक्ति आय 42,000 रुपये है, 42,000 रुपये। लेकिन बिहार का सबसे कम है, बिहार का 9,000 प्रति व्यक्ति इनकम है। इस हिसाब से आपका विकल्प फर्स्ट, पहला विकल्प सही होगा। लेकिन पूरे भारत में गोवा का प्रति व्यक्ति आय, गोवा का प्रति व्यक्ति आय 1,09,000 रुपये है, 9,000 रुपये है। इसलिए आप ध्यान रखें, अगर पूरे भारत में पूछता है तो गोवा होगा, और विकल्प के अनुसार पूछता है तो हरियाणा होगा, क्योंकि हरियाणा का प्रति व्यक्ति इनकम 42,000 रुपये है। अगला है, कौन सा ग्रामीण क्षेत्र में विकास का लक्ष्य नहीं है? यह प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि जो प्रश्न दिया गया है, लक्ष्य कई होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन सिलेबस के अनुसार आपसे जो प्रश्न में जानने की इच्छा है वह यह है कि आप अगर पढ़े होंगे तो नियमित कार्य, ये भी नहीं होगा, क्योंकि नियमित कार्य वहां होता नहीं है, किसी को पूरे साल भर में रोजगार 365 दिन मिलता नहीं है, उचित कीमत भी उपज का नहीं मिल पाता है, बेहतर मजदूरी भी नहीं मिल पाती है। अतः विकल्प 4, चौथा विकल्प, इसमें से कोई नहीं, यही सही होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास का लक्ष्य रखा गया है वह एक वर्ष में प्रत्येक निर्धन परिवार को कम से कम 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराना है। जो चारों विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, अतः चौथा इसमें से कोई नहीं। अगला है, सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इसमें से कोई नहीं। तो अब जान लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित होता है, द्वितीयक क्षेत्र उद्योगों या विनिर्माण से संबंधित होता है, और तृतीयक क्षेत्र सेवा से संबंधित होता है। अतः विकल्प तीसरा सही है। आप मार्कशीट पे तीसरे विकल्प को पूरी तरह से काला करेंगे। अब एक चीज बता दें, सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? चूंकि तीसरे क्षेत्र में एक मानव द्वारा दूसरे मानव की सेवा की जाती है, चाहे वस्तु को मार्केट से घर पहुंचा करके, चाहे डॉक्टर द्वारा रोगी की सेवा करके, वकील द्वारा मुवक्किल की सेवा करके, या बैंक उपभोक्ता को बैंक कर्मचारी द्वारा सेवा करके, ये उदाहरण है। अतः किसी न किसी के द्वारा मानव की सेवा की जाती है तृतीय क्षेत्र में, इसीलिए तृतीय क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला है कि 2 राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है। तो क्वेश्चन बनाने वाले सर जी ने थोड़ा सा इसको जो है स्पष्ट नहीं किया है,
क्योंकि वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तु विनिमय भी हो सकता है और वस्तुओं का क्रय विक्रय भी हो सकता है। लेकिन मेरे अनुसार उन्होंने जो जानना चाहा है कि दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्रय विक्रय ही हो सकता है, इसलिए जब दो राज्य के बीच कोई भी आयात निर्यात या व्यापार होता है तो वह राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अतः विकल्प ए सही है। कुछ बुकों में इसे आंतरिक व्यापार भी लिखा है जो कि गलत है, क्योंकि आंतरिक व्यापार जो है एक ही राज्य में स्थानीय स्तर पे होता है। अतः आप किताब में अपने ध्यान दीजिएगा पढ़ते वक्त कि आंतरिक व्यापार स्थानीय व्यापार को कहते हैं और जब दो राज्यों के बीच जो है क्रय विक्रय होता है उसे राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। अगला है एक मार्का किन वस्तुओं के लिए प्रामाणिक चिन्ह है। तो एक मार्का स्वर्ण वस्तु, खाद्य वस्तु और इलेक्ट्रॉनिक वस्तु। तो एक मार्का किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। तो एक मार्का खाद्य वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। अब देखिए स्वर्ण वस्तुओं के लिए हाल मार्का होता है और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए ISI मार्का होता है। तीनों इसीलिए तीनों को आप जानिए। स्वर्ण वस्तुओं के लिए सोने चांदी के लिए हाल मार्का और खाद्य वस्तुओं के लिए एक मार्का और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए SIS मार्का होता है। ये था खंड अ के 20 प्रश्न जिनका हमने सही से सही उत्तर जानने का प्रयास किया और आपको जरूर 20 के अलावा भी अतिरिक्त जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो या हमारी बातें समझ में आई होंगी तो आप जरूर जो है अपने अनुसार आपको लगता है कि लाइक किया जाए, कि हमको सूचना मिल जाए, सब्सक्राइब किया जाए, कि फीडबैक मिल जाए, इसलिए आपके ऊपर हम यह बात छोड़ते हैं। अगले वीडियो में खंड ब के वर्णनात्मक फर्स्ट और वर्णनात्मक सेकेंड प्रश्नों के उत्तर जल्दी से जल्दी भेजने का, समझाने का और पूर्ण उत्तर बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।